गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसके तरीके की ऑनलाइन टीचिंग आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगी। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी ने वो प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रोवाइड किया है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द ही डीएसए में अपनी एडमिशन कंफर्म कीजिए। मैं पॉलिटिकल साइंस का ये जो आज का विषय पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने बहुत सारे किस्से गांव में सुने होंगे कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। शादी के बाद अक्सर बहुत सारे झगड़े दो भाइयों में होते हैं, संपत्ति के वजह से या फिर कोई दूसरी चीजों के वजह से। तो फिर उन दोनों का बंटवारा कर देना पड़ता है कि तेरा ये हिस्सा रहेगा, तेरा ये हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से वहां पर उलझन को सुलझाने की कोशिश की जाती है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी एक ऐसी ही उलझन है, दो भाइयों के बीच की ही, एक बड़ा एक छोटा, दो भाइयों के बीच की ऐसी ही उलझन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुलझाई गई है। जी हां, मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बड़ा भाई है और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर छोटा भाई है। हमारा भारत अनेक राज्यों का एक संघ है। हमारा भारत संघ राज्य नहीं है, संघों राज्यों का एक संघ है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है। बट राज्यों का संघ मिलाकर जो एक देश बनता है, उस देश में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं या फिर बन सकते हैं। यही अधिकारों के विभाजन की वजह से, अधिकारों के लेन देन की वजह से। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पष्टता अपना मत डिक्लेयर कर दिया है कि कुछ विभागों पर सिर्फ सेंट्रल का अधिकार रहेगा और कुछ विभागों पर सिर्फ स्टेट का अधिकार रहेगा। मतलब बंटवारा कर दिया है, अधिकारों का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये अधिकारों के विभाजनों का सोर्स है। इसी एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों में विभाजन कर दिया था। और वो विभाजन एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि तैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी उसी को हमें आज समझना है कि बड़े भाई के हिस्से में कौन से अधिकार है, छोटे भाई के हिस्से में कौन से अधिकार है, और ऐसे भी कुछ अधिकार है क्या जिन अधिकारों पर, जिन विभागों पर इन दोनों भाइयों का समान अधिकार है, इन दोनों भाइयों की सहमति लेना आवश्यक है। तो ऐसे भी कुछ पार्ट्स है, ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम ये रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, किस वजह से, तो अधिकारों के रिलेशंस कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यहां पर अनेक राज्य है और राज्यों का संघ है। तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन क्लियर होने चाहिए, नहीं तो फिर झगड़ा हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखो, यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का है, जुडिशियरी नहीं, क्योंकि हमारे भारत में एक ही संविधान है और एक ही तरीके की न्याय व्यवस्था है। ठीक है, बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल प्रोविजंस अलग अलग हो सकते हैं स्टेट और सेंट्रल के लिए, वही आज हमें समझना है। ठीक है, द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन दिए गए हैं आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी जिसको कह सकते हैं, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन दिए गए पैसे के बारे में, फाइनेंस मतलब पैसा। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक दिए गए हैं। अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि दो भाइयों में, दो सरकारों में झगड़े न लगे। ठीक है, समझदारी से काम लिया जाए। बट जो बड़ा भाई है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको छोटे भाई के कंपैरिजन में ज्यादा के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ज्यादा के अधिकार दिए गए हैं। अगर झगड़े की सिचुएशन आन पड़ती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बड़ा भाई जो कहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण उनका निर्णय रहेगा। बड़ा भाई जो कहेगा वो अंतिम सत्य रहेगा, अगर ऐसी नौबत आती है तो। ठीक है, द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर
देखो लिस्ट बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों की, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो जिन डिपार्टमेंट्स पर, जिन विभागों पर सिर्फ सेंट्रल का अधिकार रहेगा उसको यूनियन लिस्ट कहा गया या फिर सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 97 सब्जेक्ट्स है। कौन से है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सब के सब किसके अधिकारों के अंदर में है, बड़े भाई के अंदर में है, मतलब यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों पर फैसले लेंगे। स्टेट लिस्ट में कौन सी चीजें आती है, तो स्टेट लिस्ट कंसिस्ट 66 सब्जेक्ट्स, कितने हैं, 66 सब्जेक्ट्स है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये 2-4 नाम आपको हर एक लिस्ट में के याद होने ही चाहिए कौन से डिपार्टमेंट्स है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी पॉलिटिकल साइंस के एनडीए सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 नाम तो भी आपको हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में, हर एक लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में मालूम होनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे मैंने कहा ऐसी सिचुएशन आ सकती है दोनों भाइयों का झगड़ा भी लग सकता है, तो कुछ विषय ऐसे रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कि उन विषयों पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट और सेंट्रल, छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों के यहां पर विचार में लेने पड़ते हैं, उनके जो मत है उनके ऊपर विचार करना पड़ता है, दोनों की सहमति वहां पर आवश्यक होती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। कितने हैं अभी करंट सिचुएशन में, तो 52 सब्जेक्ट्स है, 52 सब्जेक्ट्स है। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इन विषयों पर सेंट्रल और स्टेट दोनों का अधिकार होता है और कुछ नए बदलाव लाने हैं इन विषयों में तो दोनों की सम्मति आवश्यक होती है। इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दो बड़े और छोटे भाइयों का जो झगड़ा है इसको आपस में ही सुलझाने की कोशिश की है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे विषय आ जाते हैं जो ना स्टेट की लिस्ट में है, ना सेंट्रल की लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। ऐसे भी विषय कभी कभी आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में समाविष्ट नहीं है, तीनों लिस्ट में समाविष्ट नहीं है, उस विषय पर डिसीजन लेने का अधिकार रहेगा पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अधिकार रहेगा। ठीक है, नहीं है शामिल कोई ऐसा विषय तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेंगे, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। वहां पर स्टेट से अनुमति या फिर परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से ये विभाजन है। ये वेन डायग्राम है। ठीक है, वेन डायग्राम समझते हो आप, इस तरीके से वेन डायग्राम होती है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये विषय रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ये विषय रहेंगे और दोनों का सेम विभाजन, दोनों का सेम अधिकार होता है। ऐसी भी कुछ लिस्ट होती है, सब्जेक्ट्स होती है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया है। तो ये दोनों को मिला के कॉन्करेंट लिस्ट बनती है। तो ये वेन डायग्राम के जरिए भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर क्लियर नहीं दिखता है तो ये गूगल पे पिक्चर अवेलेबल है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड करूंगा। इतने यहाँ पर जो टॉप सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये 5-5 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए कि किस गवर्नमेंट का किस चीज पर अधिकार है। ये छोटा सा पॉइंट यहां पर आपको मुझे समझाना था, वही इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, दो भाई गवर्नमेंट चलाना है तो दोनों भाइयों को आपस में तालमेल मिला के रखना पड़ेगा। घर चलाना है तो दो भाइयों को आपस में तालमेल मिला के रखना पड़ेगा। भले ही उनकी संपत्ति का जो है, अधिकारों का जो है विभाजन हो गया है, लेकिन फिर भी एक यूनिटी अगर बनाए रखनी है तो आपस में आपको हाथ मिला के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा। स्टेट में 66 सब्जेक्ट है, सेंट्रल में 97 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 47 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दोनों के सहमति से यहां पर डिसीजन लेना पड़ता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जैसे ही बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वहां पर पार्लियामेंट आ जाती है।
पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल भी शामिल होता है, ठीक है, बट उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल, ठीक है। तो यहां पे ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई भी थी कि सेंट्रल में गवर्नमेंट का ढांचा जो है वो इस तरीके से होता है। संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट, किसके आदेश पे प्रेसिडेंट काम करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्री के आदेश पर काम करना पड़ता है प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। प्रेसिडेंट जी सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट है, नाम के प्रमुख हैं, वास्तविक सत्ता इन व्यक्तियों के हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। अभी ये लोग कहां से नियुक्त होते हैं, कहां से चुन के आते हैं? तो वो लोकसभा और राज्यसभा से चुन के आते हैं। ये दो हाउस बताए थे मैंने पार्लियामेंट के, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या 250 बताई थी, लोकसभा के मेंबर्स की संख्या 552 बताई थी। तो यहां से ही ये हर 5 साल बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल बनता है, ठीक है। और ये जो बताएंगे फैसला, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट जी को काम करना पड़ता है। मतलब ये सिर्फ नाम के ही प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख ये है, ठीक है। इसी तरीके का सेम सिस्टम हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, वही हमें समझना है दोस्तों। इसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा। देखो, जिस तरीके से हमने देखा सेंट्रल में प्रेसिडेंट थे, वही स्टेट में गवर्नर रहते हैं, उसी तरीके का सेम काम है, ठीक है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। अभी गवर्नर भी यहाँ के सिर्फ नाम के ही प्रमुख होते हैं, सिर्फ उनको सील लगाने का काम दिया जाता है, बाकी उनको कोई डिसीजन लेने की अनुमति नहीं होती। उनको इनके हिसाब से चलना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्री, ठीक है, मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल है, उनके हिसाब से इनको काम करना पड़ता है, उनके हिसाब से इनको चलना पड़ता है। मतलब ये सिर्फ नाम के प्रमुख है, यहाँ पर वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल के हाथ में है। अब ये चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल कहां से बनते हैं? तो वो बनते हैं विधान परिषद और विधानसभा से। कहां से बनते हैं दोस्तों? विधान परिषद और विधानसभा से। विधान परिषद और विधानसभा, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, ठीक है, इन दोनों को मिला के लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट बनता है, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद को मिला के लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। इसीलिए इनको एमएलए कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम आम भाषा में आमदार कहते हैं। आपके एरिया के आमदार आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उनको एमएलए कहा जाता है पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र की बात की जाए तो विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है महाराष्ट्र में। विधान परिषद के मेंबर कितने हैं? 78 मेंबर्स हैं, और विधानसभा के मेंबर कितने हैं? तो 288 मेंबर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हूं कि भारत में 28 स्टेट्स है, बट हर एक स्टेट्स में ऐसा बाइकैमरल सिस्टम नहीं है, ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम नहीं है। ये बाइकैमरल सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ही, ठीक है। अभी ये बाइकैमरल सिस्टम मतलब ऐसा होता है, बाय मतलब दो, जहां पर दो सदन होते हैं, ठीक है। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट में बाइकैमरल सिस्टम है, क्योंकि वहां पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। बट भारत में 6 ही ऐसे राज्य है जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा ऐसे दो सदन, दो हाउस दिखाई देते हैं। बाकी जो 22 स्टेट्स है वहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब वहां पर सिर्फ विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद रखना है या फिर किस राज्य में विधान परिषद को हटाना है, ये सारे के सारे फैसले कौन लेता है? तो भारत की संसद लेती है, पार्लियामेंट लेती है, ठीक है। कहां पर बाइकैमरल सिस्टम बनाना है और कहां पर यूनिकैमरल सिस्टम रखना है, ये फैसले पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। वो किसी राज्य का अधिकार नहीं होता। राज्य की सरकार कहेगी हमें बाइकैमरल सिस्टम चाहिए, तो उनके मत को वहां पर कोई पूछता नहीं। पार्लियामेंट जब कहेगी तब जाके वहां पर बाइकैमरल सिस्टम बनेगा या तो फिर यूनिकैमरल सिस्टम बनेगा, ठीक है। यूनिकैमरल तो होता ही है, बाइकैमरल सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा उसका फैसला कौन लेता है? तो पार्लियामेंट लेता है। तो 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। अभी आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि वो 6 स्टेट्स के नाम बताओ जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। क्या है दोस्तों? बाइकैमरल सिस्टम है। और 5 लाइन आपको सुंदरलाल बहुगुणा इनके बारे में लिखनी है। अब ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन है?
तो गूगल पे सर्च करना और उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। वहां पर 5 ही लाइन लिखनी है आपको। बट सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा काम किया है, मैं आपको होमवर्क क्यों बता रहा हूं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा ही, क्योंकि उनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में, 21 मई को उनकी डेथ हुई है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं काम के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो उनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने कौन सा काम किया है, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस लिखने हैं आपको 5। सुंदरलाल बहुगुणा। और दूसरा होमवर्क आपका रहेगा कि वो कौन से 6 स्टेट है जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम। तो यूनिकैमरल और बाइकैमरल का ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस एनडीए एग्जामिनेशन के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में ये पूछे गए हैं कि कौन सा विषय कौन से लिस्ट में आता है। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट की बात की गई है, मतलब यूनियन लिस्ट, तो वहां पर सब्जेक्ट था बैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। हाउ मेनी टॉपिक्स आर करंटली कवर्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, टॉपिक्स भी आपको याद रखने हैं कि कितने टॉपिक्स है। ठीक है, तो वो रहेगा डी ऑप्शन। क्या रहेगा? डी। 52 टॉपिक्स है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट का भाषांतर क्या होगा? तो वो होगा समवर्ती सूची। 52 टॉपिक्स है, 52 सब्जेक्ट्स है उसमें। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया, ये पूछा गया है। यूनियन लिस्ट इंश्योरेंस, ये बिल्कुल सही है। स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चर, ये भी सही है। ठीक है, 5-6 टॉपिक्स को आपको याद रखना है, सब्जेक्ट्स को याद रखना है, इजीली आप आंसर ढूंढ पाओगे। कॉन्करेंट लिस्ट कम्युनिकेशन, ये गलत है। कम्युनिकेशन ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा सी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर मेंशन। तो ये सेंट्रल और स्टेट जो रिलेशंस है, ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 11th नंबर के पार्ट में ये रिलेशंस डिक्लेयर की गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये 2 बड़े और छोटे भाइयों का जो झगड़ा है इसको सुलझाने की कोशिश की है। बट इसका सोर्स कहां से था दोस्तों? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, तो उस एक्ट से ये विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। करेक्ट सेंटेंस कौन से, ये आपको पूछा गया है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द स्टेट्स आर बॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट असेंबली इज सस्पेंडेड। जब इमरजेंसी आती है, जब इमरजेंसी शुरू होती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब शुरू होती है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जो स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है, एबॉलिश किया जाता है, और उस स्टेट की पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो वो लेता है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट्स फिर उस राज्य के बारे में या फिर पूरे देश के बारे में डिसीजन लेंगे। नेशनल इमरजेंसी हो या फिर स्टेट इमरजेंसी हो, सबसे ज्यादा अधिकार किसके हाथ में है? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तब छोटा भाई कुछ नहीं करेगा, सारे के सारे डिसीजन बड़ा भाई लेगा। ठीक है, बड़ा भाई लेगा। अब इस डी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आती है, तो उस सिचुएशन में इन व्यक्तियों का जो पेमेंट है, सैलरी है, उसको कम किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, अभी एक बार जब इनका पेमेंट बन जाता है अपॉइंटमेंट के बाद में, तो उसको कम नहीं कर सकते अपन। बट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये सैलरी कम की जा सकती है, हो सकती है, वो ही सिचुएशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। पैसा ही नहीं है तो कैसे पैसा देंगे उनको? तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर, इन सबके पेमेंट्स कम किए जाते हैं। ठीक है, अभी इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी द्वारा होती है, इसलिए प्रेसिडेंट जी ही कम करेंगे। बट प्रेसिडेंट जी जिस कागज पर साइन करेंगे कि हाँ भाई आपका पेमेंट कम किया जा रहा है, वो एक्चुअली आदेश देने का काम कौन करते हैं?
तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उनका मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति जी सिर्फ नाम के रहते हैं, वो साइन करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए है दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट ये दो भाई होते हैं, भाइयों की तरह उनको सूझ समझदारी से काम करना पड़ता है, ठीक है। दो भाइयों का झगड़ा मिटाने का काम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको ये समझना है कि सेंट्रल के कौन से टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, यूनियन के स्टेट के कौन से टॉपिक्स है, और कॉन्करेंट लिस्ट के कौन से टॉपिक्स है। 5 टॉपिक तो भी आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन के बारे में आपको दी है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।